अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के ईद स्पेशल शो के साथ। और ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, और हम हमेशा की तरह आपको ईद वाले दिन कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनसे आप मिलना पसंद करते हैं, जिनकी बातें सुनना आप पसंद करते हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि भाई वो ईद वाले दिन क्या करते हैं, क्या मसरूफियात होती हैं। आपकी पसंदीदा शख्सियात से ईद स्पेशल शो में आपकी मुलाकात करवाते हैं, और आज ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्हें आप बखूबी जानते हैं, पसंद करते हैं, एतमाद करते हैं, गाहे गाहे उन्हें आप सुनते रहते हैं, उनकी तकारीर सुनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना नज़रदैन सैयदा शैला रज़ा साहिबा की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और ईद प्रोग्राम में हम उनके साथ मज़े मज़े की बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं, खैरियत से हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग को भी ईद मुबारक हो। और जाहिर है कि लड़के तो बांट भी रहे होते हैं घर का तो हमारी भी कुछ ऐसी मसरूफियात रहती हैं, पर उसके साथ साथ काम भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत। ईद अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही है? ये तो नहीं पूछूंगा कैसी जा रही है, अच्छी ही जाती है ईद? बस देखें, ये वाली ईद जो है ना, बड़ी जिम्मेदारी की ईद होती है। और ख़वातीन की तो खैर दोनों ईद जिम्मेदारियों की होती हैं, लेकिन इस ईद की बड़ी जिम्मेदारी होती है जहाँ आपने बहुत काम करना है, रिश्तेदारों के घर हिस्से भेजने हैं, सबको हिस्से भेजने हैं जो जो इसका हकदार है। वहाँ पे आपको सफाई का भी ख्याल रखना है, बहुत घर को भी देखना है, घर भी जो है ना, उसमें ये जो ब्लड के और इसके मसाइल होते हैं। फिर कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त को काफ़ी देर में पकाएं, लेकिन थोड़ा सा रख के पकाएं, लेकिन ये कि उसके बाद आपके यहाँ फातिहा भी होती है उसके गोश्त पे, और तो कुछ ना कुछ आपको बनाना पड़ता है। तो फिर उसमें बेहतर यही होता है कि आप कुछ कर लें ऐसा कि जो गल जाए, जिसमें गोश्त जलता है। अच्छा, तो ये देखिए, ये तो आपने वो बात की है जो घरेलू खवातीन होती हैं उन पर पूरी फिट बैठती है। आप पर भी ये फिट बैठती है? बहुत सारी मसरूफियात हैं आपकी। बिल्कुल फिट बैठती है। अच्छा। क्योंकि मैं और मेरी बड़ी बहन, मेरे भाई और भाभी भी आ जाते हैं, और छोटी बहन भी आ जाती है, पास रहती है। तो हम सब, और फिर मेरा भाई एक बाहर है, उसके यहाँ की भी कुर्बानी मेरे यहाँ होती है। अच्छा, ये जिम्मेदारी भी आपके पास है? सोचें कि 4 बहन भाइयों की जिम्मेदारी हम सब मिलके करते हैं, और उसके बाद हम 3 दिन तक बहन भाई साथ ही रहते हैं। क्या जबरदस्त बात है। और तो आजकल बड़ा रह रही है। हाँ, और खाना बनता है और साथ खाना खाते हैं, उसमें खूबियाँ खामियाँ निकाली जाती हैं। भाई की जिम्मेदारी है कि वो भाभी के साथ जाके गोश्त, जो एक दो रिश्तेदार हैं, बाकी मैं तो ये कहती हूँ कि भाई जब रिश्तेदारों की कुर्बानी हो रही है तो आप उन्हें मत दें, जिनके पास हो रही है, जिनके पास है। लेकिन अब रिश्तेदार में सिर्फ खाला और मामू ही रह गए। ओहो, अच्छा, ये भी एक ताल्लुक बनाए रखने का एक सिलसिला है ना, कि चले गोश्त तो है, उनके यहाँ जरूर जाता है। और बाकियों के यहाँ, सबके यहाँ कुर्बानी है, लेकिन इनके यहाँ हो या ना हो, इनके यहाँ जरूर जाता है। और मेरी बड़ी बहन ने तो अब ये शुरू कर दिया है कि वो गोश्त भेजने के बजाय चौथे, 5वें, 6ठे दिन कोई डिश बनाती है और उनके यहाँ ले जाती है। अच्छा। तो एक तरीके से ये भी एक डिफरेंट वे है, और फिर इस तरह उनके यहाँ खाना भी खा लेते हैं बैठ के। तो एक जरा गपशप हो जाती है, गैदरिंग हो जाती है। मेरा नहीं निकलना होता है। आपका नहीं निकलना होता? मेरा नहीं निकलना होता, मैं घर को ही देखती रहती। घर, अच्छा, बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग भी कम है, सारी चीजें आपने मैनेज करनी है। और सबसे पहले मुझे कलेजी पकानी होती है। कलेजी पकानी होती है? अच्छा, ये मैंडेटरी है कि कलेजी तो पकानी जरूर पकनी होती है। जब मेरे बहन भाई साथ नहीं होते थे, मैं दूसरे घर में होती थी, तो मैं इमाम बारगाह से बकरा उठाती ही नहीं थी। 1 किलो गोश्त और कलेजी उठा के, बाकी उनका। अच्छा, बाकी आप उसे? हाँ, तो क्या करें ना, आप में इतनी हिम्मत है और ताकत है कि आप सारा समेटें, तो सारा करें। और हमारे यहाँ तीनों दिन हम बहन भाइयों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हमें टिक्के बनाने हैं या कुछ करना है। सारे साल आप गोश्त खा रहे होते हैं, तो क्या ज़रूरत है कि इतनी गर्मी में हीट वेव भी हो जाती है। अच्छा, डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि आपने, और नहीं करना चाहिए, तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। हम लोग सादा, जैसे कलेजी बननी है तो सादा ही है एक तरीके से। मेरी बहन बहुत अच्छे खाने बनाती है। अच्छा, तो वो बड़े नए नए किस्म के पुलाव ईजाद करती है तो वो बना लेती है, तो ठीक है। सेकंड डे कोई दाल चावल के साथ चाँप का सालन बना लिया, या फिर इस तरह से कोई भी हल्की चीज़ बनाई कि जो नॉर्मल ही जिसको लेके चले। और फिर उसके बाद ये है कि
कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि घर के लिए भी बच जाए तो छोटी बहन को हम पैक कर करके दे देते हैं। अच्छा, सब करीब करीब ही रहते हैं बहन भाई? एक बाहर है? भाई और बड़ी बहन मलीर कैंट में रहती हैं, दोनों साथ रहते हैं, और एक बहन पास रहती है, एक बाहर है। चलें, ये भी अच्छा है। बस बहुत सुकून से सारा हो जाता है। अच्छा। और ईद भी हो जाती है, ज़ाहिर है सब बहन भाई साथ हैं, अम्मी अब्बा के बाद भी साथ हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो इस ईद पे तो आपकी ज़्यादा मसरूफियत रही, आपके सेशंस चल रहे थे, इस्लामाबाद में थे आप लोग। संडे को ही मैं आई हूँ, और संडे को आई हूँ तो मेरे साथ ही सब आए हैं, घर खोला है, सब किया है, तो सारी तैयारियां जल्दी जल्दी की है। मैं तैयारी बहुत जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे हेल्प हो जाती है। अच्छा, हमने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त नोट की, मैं आपके पास आने से पहले कुछ चीज़ें गो थ्रू कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग 2 चीज़ें देखी। एक तो आप पीएसएफ का हिस्सा रही, कराची यूनिवर्सिटी में आपने मास्टर्स किया फिजियोलॉजी के अंदर, फिर आप वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हो गई पीएसएफ की, फिर आप पहली खातून डिप्टी स्पीकर हो गई असम्बली की। उसके बाद बड़ा रेयर है कि आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की भी प्रेसिडेंट बन गई, पहली वुमेन। तो ये आपने कोई अपना टारगेट रखा हुआ है कि मैंने सारे पहले डिप्टी स्पीकर मुझसे पहले थी, पाकिस्तान जब बना तो जेठी मलानी डिप्टी स्पीकर, लेकिन वो भारत चली गई और उन्होंने कभी हाउस नहीं चलाया था। और मुझसे पहले जो डिप्टी स्पीकर थी उनको लोगों ने चलाने नहीं दिया क्योंकि उनका नॉमिनेशन का टाइम ओवर हो गया था, उसके बाद उनको बनाया गया था। तो ना सिर्फ मैंने हाउस चलाया बल्कि 10 साल, 2 टेन्योर जी हाँ। और उसके दरमियान में 7 टाइम गवर्नर सिंध भी बनी, एक्टिंग गवर्नर। यस। फिर मिनिस्टर रही 5 इयर्स वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। फिर इसके बाद हॉकी में मैं तकरीबन 10 साल से देख रही हूँ। तो फिर हॉकी फेडरेशन के जब इलेक्शन हुए तो उसमें पैरेलल बॉडी भी बन गई और वो उन्होंने बनाई जो डिबार्ड उठ गए थे जिन, और मुझ में मेरी क्योंकि सर्जरी हुई थी हॉकी फेडरेशन से, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। और ये सारा झगड़ा बना भी इसीलिए था कि 18 साल से एक माफिया था काबिज, तो फिर नए सदर भी उसी तर्ज पे चलने लगे, तो फिर ये एक बड़ा मसला हो गया। फिर मैंने ख़ास तौर पर जाके स्टैंडिंग कमेटी आईपीसी ली, बड़े तहम्मुल से उन सबको उनकी हरकतें करने दी। हॉकी पीछे जाती रही, इस पे ज़ब्त करती रही, और आखिरकार फिर मैंने 2-3 दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पे वज़ीर आज़म साहब ने एक्शन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन सिलेक्शन जिसे हम कह सकते हैं, समीउल्लाह, नासिर अली, अयाज़ महमूद, और ये सारे वो लोग जो कि हॉकी के अपने वक्त के चमकते दमकते सितारे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उन पे कोई चार्ज भी नहीं है करप्शन का, उनके हवाले करके कि संभालो भाई कि अब आप संभालें। तो अब ये है कि नासिर भाई कहते हैं और समी भाई के 3 से 4 साल लगेंगे बेहतरीन टीम को सामने आने। तो आप समझते हैं अभी हमारी हॉकी सही डायरेक्शन में जा रही है? अब लोग तो मैंने सही रखे हैं, और आप ये देखें कि फिर भी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नेशनल गेम्स में कराची सिंध की जो टीम खेली तो जब ट्रायल हुए तो उसको नहीं बुलाया गया अभी, फिर हमने शोर मचाया। तो जिनके ट्रायल दिलवाए गए पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन के, वो पहले वाला माफिया ये काम करके गया है कि पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस बना के गया, तो उनमें से कोई क्वालिफाई नहीं कर सका। फिर ओपन ट्रायल हुए और इस तरह 7 बच्चे तकरीबन सिंध के जूनियर और सीनियर कैंप में आए, और बेहतर लोग आए। लेकिन अभी भी खुद हमारे जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि हमें कम से कम 4 साल मेहनत करनी है और फिर हम एक बेहतरीन हॉकी टीम को सामने ला सकेंगे। We hope लेकिन अभी मुझे ये यकीन है कि ये जो टीम है अभी हमारी सुपर लीग में जाएगी टीम, तो अभी से ऐलान हो गया है कि ऑलरेडी इनको डॉलर्स में डेलीज दे दी जाएंगी पहले से। ये बड़ी शिकायत थी उनकी, बहुत ज्यादा सारे, मेरे लिए तो वो बच्चे हैं और हकीकत में अपनी थी। हाँ, जो टीम है वो बच्चे हैं। तो मैंने बड़ा दिल लड़ा के मेरे पर बड़े इल्ज़ाम लगे कि ना ये पार्टी है, ये है। मैंने कहा कुछ भी करो, मुझे ये करना है। और काफ़ी गर्मा गर्म एक मैं समझती हूँ कि 5-6 महीने से ज़्यादा स्टैंडिंग कमेटी में आईपीसी की ये बहस चली, और फाइनली ये भी आपको बता दूँ कि पंजाब से 70% थे और केपी से 30% थे टीम में,
सिंध और बलूचिस्तान से Zero. कोई भी नहीं था। My तो God. ये भी एक शिकायत थी, लेकिन इन द एंड तो टीम पाकिस्तान की कहलाती है। जी, एक बिल्कुल। ओवरऑल जो बच्चे थे उनके साथ बहुत प्रॉब्लम थी। अच्छा खेलने वाला हो, कहीं से भी ताल्लुक अब हो, अल्लाह वो deserve ताला करता है। बेहतर करेगा। एक मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत निशाना बनी हूँ, लेकिन हमारी भी दुआ है, हॉकी के लिए हमारा नेशनल स्पोर्ट है, हम चाहते हैं आगे बढ़े। अच्छा, मैंने आपसे ना ये पहले सवाल की जगह दूसरा सवाल कर लिया। अब जो पहला सवाल था वो हम करेंगे नाजरीन एक छोटे से ब्रेक के बाद, और वापस आते हैं थोड़ी सी मजे की, थोड़ी दिलचस्प और बातें करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका है तो हम आपको मुबारकबाद तो देंगे, और हम चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से ईद गुजारें। बड़ी ईद है, बड़े काम करने हैं, आपने गोश्त बनाना है, गोश्त बांटना है, उसी दौरान आपने ज़रा अपने लिए भी टाइम निकालना है। और हम आपके लिए एक बेहतरीन शो इस ईद पर लेकर आते हैं, हर दफ़ा लेकर आते हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। शला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, और मैंने ब्रेक से पहले इनसे ये कहा था कि मैंने आपसे पहले सवाल की जगह दूसरा सवाल कर लिया। वो पहला सवाल कौन सा था वो मैं अब आपसे करने जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल ये था, ज़रा हमें अपनी जर्नी के बारे में तो बताएं, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी स्टडीज़ से लेकर पॉलिटिकल करियर, और फिर ये अच्छा, सब कुछ जो चल आपने रहा है। क्योंकि दूसरा सवाल पहले कर लिया तो हाँ। मैं तमाम लोगों को ईद मुबारक कहना भूल गई। अच्छा। क्योंकि बड़ा ही ऐसा टॉपिक था जो मेरे दिल से करीब था, हॉकी का। हाँ। और जो हमारा ज़माना था, हमने बड़ा ही वो था, क्रेज था कि कैसी हॉकी होनी चाहिए। Oh, yes. अब मैं थी 18 इयर्स कह सकते हैं, एफएससी मैंने किया था। Yes. और 86 की बात है, और मैंने पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन की। बहुत जल्दी। हाँ, मतलब आप सोच कर आई थी कि आपने करना है? नहीं, मतलब माहौल जो था वो बहुत घुटा हुआ था, और भुट्टो साहब को फांसी हुए हुए इतना वक्त हो चुका था, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे पाबंदी थी, सिर्फ स्टूडेंट विंग्स करते थे। तो भुट्टो साहब का बर्थडे था, तो मैंने उसमें स्पीच की। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पे पाबंदी है, पार्टी के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उसमें एक फर्स्ट ईयर ऑनर्स की लड़की स्पीच कर रही है। हाँ, कौन कौन बैठा हुआ था उसमें? काफ़ी लोग थे, बहुत लोग थे। हाँ। और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के सामने जो लॉन है उसमें सब भरे हुए थे। तो सब ने मुझे बाद में बड़ा सराहा, और सब ने कहा ये बच्ची आगे जाएगी। हाँ, स्पार्क नजर आ गया फिर था। वो वक्त गुजरा, फिर मैं पार्टी पीएसएफ की जनरल सेक्रेटरी बनी, वाइस प्रेसिडेंट बनी, फिर मैं कराची की जनरल Yes. सेक्रेटरी भी बनी। Yes. तो इस तरह वक्त आगे गुजरता रहा। हमने पूरे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में और पूरे कराची के कॉलेजेस में यूनिट बनाए। ओके। तो उसमें जब बीबी आई एक दफ़ा, तो हम सब की मुलाकात हुई, लेकिन एक वक्त होता है आप थोड़ा शर्मीले भी होते हैं, थोड़े ऐसे भी होते हैं। तो मैं पीछे ऐसे करके बैठी हुई थी। ये यूनिवर्सिटी की बात है, वहाँ पर आई? हाँ, ओके। नहीं, वहाँ पे नहीं। अच्छा। पाकिस्तान जब आ गई 86 के ओके बाद। ओके ओके। तो उन्होंने खुद ही ऐसे करके कहा ये पीछे कौन बैठे हुए हैं, आप झुक झुक के बैठे हुए हैं, तो शर्म आ रही है। तो होता है एक वक्त कि आप थोड़े से ऐसे होते हैं। तो फिर उन्होंने बात की, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने हम सबको एक लेक्चर दिया जो हमारी तवक्को के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। अच्छा। उन्होंने कहा आप सबने पहले पढ़ना है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, जो मास्टर्स कर रहे हैं वो करना है। जब तक आप बात करें, लोगों से बहस करें, लेकिन पहले पढ़ें और टाइम पे हमें वोट दे दें जब इलेक्शन का टाइम हो, लेकिन अपनी एजुकेशन को पहले देखें। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यही है कि आपने पढ़ना है। बीबी के बाद भी जब मैं लाड़काना पहुंची तो वो मुझसे बहुत अच्छी तरह मिले, और उन्होंने कहा कि अपने सब्र को, अपने गम को जो है सब्र की ताकत में बदलना है, और आपने खड़े रहना है। तो फिर जब लिस्ट हुई तो उससे पहले ही मुझे बीबी की तरफ से पैगाम मिला था कि टॉप 5 में मेरा नाम है। तो नाम पहली दफ़ा तो 8वें नंबर पे था। फॉर MPA? MPA में 8वें नंबर पे था लिस्ट में, लेकिन फिर टॉप 5 मुझे जब समझ आया जब मैं डेप्यूटी स्पीकर बनी कि CM और CM के बाद स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और इस तरह से ये सब चीज़। तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि डेप्यूटी स्पीकर में क्या करूँगी, क्योंकि निसार साहब जो थे उनकी 5th
जो है ये टर्न थी कि वो 5वीं दफ़ा जो है वो उस वक्त MPA बन रहे थे और मैं पहली दफ़ा, और वो मेरे स्पीकर थे। तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा। और उस वक्त मेरे अलावा 1 या 2 होंगे जो फर्स्ट टाइम बने थे। अगर वो बने भी थे तो वो MPA थे। जो नए मेरे साथ 1-2 बने थे, नजमा चावला और 1-2, लेकिन मुझे एकदम से इतनी बड़ी पोस्ट जब मिली तो उस दफ़ा मैंने देखा कि आपके अपने साथ बैठे हुए जो लोग होते हैं वो आपकी कामयाबी पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है समटाइम्स। मोस्टली नेगेटिव। अच्छा, मोस्टली वो कहते हैं ना कि खुद फेल हो जाए इतना दुख नहीं होता, दोस्त पास हो जाए ज्यादा दुख होता है। तो फिर जब मैं हाउस चलाती थी तो कुछ लोग उसमें भी कुछ निकालते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत मेहनत की और मुझे दो दफ़ा एजाज़ हासिल हुआ बनने का। और मैं तो चाहती थी 3rd टाइम भी बनूं, एक हैट ट्रिक हो जाए। लेकिन हो नहीं सकी। और बंदा एक्सपीरियंस भी हो जाता है ना फिर तो। हाँ, उसके बाद ये हुआ कि मैं मिनिस्टर बन गई। फिर मेरी ख्वाहिश थी कि इस डिपार्टमेंट को मैंने सीधा किया है, तो अभी मैं एक दफ़ा इस डिपार्टमेंट को और देखूं तो मुझे NA पे बुला लिया। अच्छा जी, ये चैलेंजेस आपने किस तरह फेस किए हैं इस पर भी बात करते हैं। और मैंने तो अभी मैं उस सवाल पे आया नहीं था, मैंने कहा था आपसे पूछूंगा कि बीबी के साथ आपका कैसा वक्त गुजरा है और वो सारी जर्नी में आपसे पूछूंगा, पर काफ़ी बातें आपने कर दी हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो मैंने ये दोनों बातें आपसे दोबारा करनी है। एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी से हाजिर होते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, जहां से गुफ्तगू का सिलसिला हमने मुनक़ते किया था वहीं से दोबारा जोड़ते हुए शैला रज़ा साहिबा के साथ कुछ मज़ीद बातें करते हैं। और मैं आपसे ब्रेक से पहले ये कह रहा था कि हमने ये सुना है कि आपका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, हमने देखा भी है बीबी साहिबा के साथ, तो कैसा वक्त गुजरा ज़रा वो बताएं। नाजरीन का बड़ा इसमें इंटरेस्ट है, वो जानना चाहते हैं कि कैसा पाया आपने उनको, क्या उनकी ऐसी बातें थी जो आपको आज तक याद हैं, कुछ शेयर करें हमारे साथ। 1-2 बातें तो मैं बहुत हर दफ़ा बताई भी हैं मैंने, लेकिन जैसे आखिरी जो हमारी मुलाकात थी वो 13 दिसंबर को थी। तो 13 दिसंबर को वो जा रही थी लाहौर और हम सारे ही उनसे मिल रहे थे, तो मैंने उनको इमाम जामिन भी बांधा। तो जब वहाँ पे वो अचानक जो है वो रुकी, सबको कहने लगी कि देखें आप लोग अपने पोलिंग एजेंट्स की बहुत अच्छी तरबियत कीजिएगा और ये ना हो कि ना आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जिस वोटर के नाम को आप टिक कर रहे हैं उस पे आप 1-2 भी डालते चले जाएं। अच्छा। तो टिक जो है वो किसी वक्त मिस हो जाता है, लेकिन अगर आप 1-2 करते चलेंगे तो ये आपकी बड़ी अच्छी रहेगी और आपकी वो काउंटिंग के वक्त काम आएगी। इतनी छोटी छोटी चीज पे इतनी छोटी बात थी, लेकिन ये मुझे ऐसी अटकी कि मैं हर दफ़ा बताती हूँ इसे। फिर वो कहती थी कभी भी अपने वोटर पोलिंग एजेंट को खाली हाथ नहीं भेजिएगा। अगर वो वोट चैलेंज करना चाहता है तो उसके पास अमाउंट होना चाहिए। अच्छा। तो आपने अगर ये देखें कि 15 से 20 वोट भी वो चैलेंज कर सकता है तो आपको फिर 15 से 20 अलग अलग उसको पैसे देने हैं, एनवेलप में करके देने हैं। ये ना हो कि उस वक्त वहाँ पे वो यूं करे ये करे, टाइम जाए। तो अब बहुत सारे लोग जो है ना वो इलेक्शन जैसे मैंने लड़ा 2018 में, तो मैंने हर एक को एनवेलप दिए और सारा काम करके दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि जो लेडीज़ पोलिंग एजेंट हैं हर एक का अपना अपना एनवेलप हो और हर एक के एनवेलप पे तीनों के नाम हो। जो आपकी पहले तो ज़्यादा बैठती थी ना पोलिंग एजेंट, तीनों के नाम हो और तीनों के पास जो है ना अलग अलग पैसे हों, और जो बाहर बैठे हुए हैं लोग मेल और फीमेल उनकी अपना एनवेलप हो, उसमें भी अगर आप खाना नहीं पहुंचा सकते हो तो उसमें इतने पैसे डाल दो कि वो खाना खा ले। तो अब ये वो ऐसी बातें थी जो वहाँ पे हमेशा इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मैं तो नहीं लड़ा था उस वक्त। तो लिस्ट पे पहले काम होना चाहिए। जब आप रात में आपने पोलिंग एजेंट बुलाने हैं, उनके हाथ में आपको मालूम होगा हर चीज़ आप कंप्यूटराइज करो और कोशिश करो कि जहाँ जहाँ आपका पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे कोई एक काबिल एतमाद घर ढूंढ के वहाँ पे सुलाएं उन्हें। आप सुबह का इंतज़ार नहीं करें।
अब हम लोग जो थे ना, मैं तो खासी चीज़ें सुनी गौर से, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं सीनियर स्टूडेंट्स जो होते हाँ, हैं वो इतना मतलब इसको नहीं कर रहे थे, बल्कि हंस रहे थे। तो जब एक वक्त हंस इस सेंस में रहे थे कि बीबी कितनी मतलब ख्याल कर रही हैं, क्या हमें एक एक दफ़ा फिर से सिखा रही हैं। हालांकि उनके लिए तो ये प्रैक्टिस में था। लड़ा, और बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि हमने उसके बाद से एक मिशन बना लिया। तो एनडीआई एक वो है ट्रेनिंग करता था, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट। तो बीबी का एक तरीक़ा था कि अपने एमपीएस को एमपीए बनाने से पहले ट्रेनिंग कराती थी। अच्छा। तो मैं जो थी एमपीए नहीं थी, लेकिन एनडीआई में मेरा नाम आया और वहाँ से वो रिपोर्ट्स लेती थी क्या परफॉर्मेंस है कि किसने क्या परफॉर्मेंस दी। तो फिर वहाँ पे शीला फ्रॉमेन होती थी, तो उसने जो है ना मेरी बड़ी तारीफ़ की, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं अपने होमवर्क को चेक करती हूँ कि अच्छा। मुझे क्या करना है पूरा। जैसे मैं अमेरिका जा रही थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने पूरा एक ऑर्डर बनाया हुआ था कि इंडो पाक और पाक अफगान, इसका कंपैरिजन रहेगा और आगे क्या करना होगा। तो मैं बड़े उससे गई थी। या मुझे किसी डिप्लोमेट से मिलना होता है तो मुझे मालूम होता है कि मेरा कॉन्वर्सेशन का ऑर्डर मुझे बनाना है कि ये मुझसे क्या बात कर सकता है, मुझे क्या बात करनी है। हाँ। तो ये मैं करके जाऊँ। मतलब लोगों की बात को सुनती, इसलिए स्टक रही। हालांकि कुछ बड़े लोग जो थे वो इधर उधर हो गए इस बात पे, लेकिन हम वर्कर थे। हमारे सामने जब ये बात आई और उन्होंने पूरे इफ्तिखार चौधरी की बातें बताई, तो सीना गजट तो हमसे ही चलता है ना। तो हम फिर हर एक को बताते थे, नहीं ऐसा नहीं था, जफ़र ने ये पूछा था। जफ़र कहता था हाँ बिल्कुल। तो हमारी बड़ी अच्छी जफ़र से भी है, आप जफ़र से भी किसी लम्हे पूछ सकते हैं। तो जब अगर आप अपने वर्कर को लेंगे ना, तो वर्कर फिर सिंसियरली नीचे करेगा। आज आप देखें कितना 18 साल हो रहे हैं और मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे कल मिलकर बिल्कुल मुझे ऐसे ही फील हो रहा था कि मैं कल मिलकर आई हूँ। हद तो ये है कि उस दिन उनको टेम्परेचर था। अच्छा। तो चाय के साथ उन्होंने पैरासिटामोल मंगाई, पेनाडोल मंगाई। तो पेनाडोल जो थे वो सैंपल लेके आ गया, ब्लू वाली। तो कहने लगे बेटा मुझे बुखार है, एक्स्ट्रा लेकर आओ। तो आप ये यकीन नहीं करेंगे कि जब कोई मुझे पैनाडोल देता है तो मेरे पास एकदम आवाज़ आती है एक्स्ट्रा। तो आपकी जो ये अटैचमेंट होती है ना, मतलब अगर कोई मुझे पैनाडोल दे और मुझे ज़्यादा तकलीफ है तो मुझे एकदम से आएगा एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो मुझे याद है कि मैं हमेशा एक कैफियत में आ जाती हूँ एक पैनाडोल के नाम से। एक मतलब आप है ना, आपके अपने लीडर से अटैचमेंट जो है ना, कि आप उसकी किस बात से मुतासर हो रहे हैं, क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें, एक वाक़या मैंने बड़ा काफ़ी चैनल्स पे सुनाया है। लाड़काना में एक नोडेरा हाउस में एक शीशे का गिलास एक रूम में लगा हुआ, उससे लॉन नज़र आता है। तो जो लड़के साथ चलते थे, तो खाना जब आया तो उसमें चना चावल ज़रूर होता था। कोई एक डिश हो जो भी हो, लेकिन चने चावल ज़रूर होते थे। तो लड़कों ने कहा हमें नहीं चाहिए। अंदर भी बीबी को सर्व हुआ था खाना, तो लड़कों ने नहीं खाया, रखा रहा। उन्होंने कोई अंदर से गौर किया होगा कि दस्तरखान बिछा हुआ है, नहीं खा रहा। तो उनमें से 2-3 लोगों को बुलाया, तो उन्होंने कहा क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि बीबी वो ये कह रहे हैं कि रोज़ चने चावल मिलते हैं, तो आज जो अंदर है हम वो खाएंगे। ये अंदर खाना जो है, जो मैं खा रही हूँ वो खाएंगे। आपका ख्याल है कि यहाँ पे बहुत अच्छा खाना है और आपको एक ही चीज़ मिल रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। इस पे से कवर हटाए, ट्रे के ऊपर जो था, तो उसमें मूंग की दाल थी जिसमें बघार नहीं था। अच्छा। और स्लाइसिस के किनारे कटे हुए थे। और वो टुकड़ा डाल के, और वो हमारे साथ तो काफ़ी दफ़ा इत्तेफाक हो चुका था, फोर्क से फिर वो उनका अपना एक अंदाज था। खाती थी। तो अच्छा, लोग समझ रहे थे बड़े कोई मुसल्लम है, उनको पड़े भी वो अच्छे खाने खाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि गरीब क्या खाता है।
भूखे नहीं रहेंगे तो भूख को समझेंगे कैसे? आप समझते हो कि मैं सबको भुला के अंदर ये खा रही हूँ, आप देख लो क्या खा रही हूँ। तो वो याद रहती हैं बातें। बहरहाल आज के लीडर्स देखें क्या इम्पैक्ट सीखना चाहिए, क्या छोड़ते हैं इम्पैक्ट अपना आवाम पे। तो बस ये बातें हैं। बातें तो इंसान के पास बहुत होती है। मुझे ये लग रहा है कि हमारा वक्त कम हो जाएगा, ये बातें इतनी जबरदस्त चल रही हैं। मैं एक छोटे से ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आऊंगा। मुझे बस आपसे एक दो चीजें और पूछनी है जो कि मैं काफी दिनों से जो है ना मैंने अपने पास लिखा हुआ था कि मैंने ये जरूर पूछना है। उसके बाद हाजिर होते हैं और छोटे सा ब्रेक लेते हैं। आपके पास आ रहे हैं वापस। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर ईद मुबारक। और जो हम गुफ्तगू कर रहे थे बड़ी ज़बरदस्त, उसका जो सिलसिला है दोबारा शुरू करते हैं। और शैला रज़ा साहब हमारे साथ हैं। मैं सवाल आपसे एक कर रहा था और मैं ये सोच भी रहा था सवाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ईद पर ना इंसान कुछ लोगों को बड़ा मिस करता है और कुछ ईदें ऐसी होती हैं जो बड़ा मिस करता है। वो क्या है, वो कौन सी ईदें हैं? मेरी अलग हो सकती हैं, आपकी अलग हो सकती हैं। अब ज़ाहिर है माँ हूँ, बच्चों को तो भी करती हूँ, लेकिन है ना वालिदैन को भी करती हूँ। और इस वक्त मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनको बहुत करती हूँ। हालांकि वो कभी भी बकरीद पे हमारे साथ नहीं होता, लेकिन अभी बीमार है तो इसलिए मेरा बस नहीं चल रहा कि क्या करूँ। तो बल्कि मैं और मेरी बहन प्लान करते हैं कि किसी तरह या तो हम चले ही जाते हैं, उसको सफ़र की भी इजाज़त नहीं है। अच्छा। तो ये ईद हम बहुत मिस कर रहे हैं। फिर हमारी भतीजी की भी जनवरी में शादी है, अभी निकाह हुआ है, तो भाई को बहुत मिस कर रहे हैं बहुत, क्योंकि हम 5 बहन भाई हैं। एक भाई जो है वो हमारी किसी खुशी में नहीं है। तो वैसे तो आजकल आप ऑनलाइन हर चीज़ कर लेते हैं, पर वो बात तो नहीं शुरू कर ली, लेकिन बल्कि एक दिन भाई ने मुझसे कहा भी क्या हुआ, मैं रोज़ बात करता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं दिल चाह रहा तुम्हारे गले लग जाओ। तो भाई को बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग इस साल, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बचपन में तो सारी ईदें आप लोगों ने साथ ही की होंगी ना, सब बहन भाई। इस घर में आना मुबारक मुझे इसीलिए हुआ कि मेरे बहन भाई सारे इस घर में आ जाते हैं। हाँ, वरना नहीं हो पाता था ये सब। वरना नहीं हो पाता। कोई बीबी के साथ कोई ईद, आपकी ईद वाला दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन नहीं, इत्तफाक से नहीं हुआ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पहला वक्त जो था वो एग्जाइल में हो गई। फिर जब वो वापस आई तो हम सब, फिर वो दोबारा चली गई। फिर उसके बाद जब 18 अक्टूबर को वो आई हैं तो फर्स्ट रमज़ान को अनाउंस हुआ। और फर्स्ट रमज़ान को जो अनाउंस हुआ तो उसके बाद से हमने कोई सहरी जो है घर पे नहीं की, कोई अफ्तारी घर पे नहीं की। हम सब निकल चुके थे कि बीबी आ रही है। अच्छा। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि ईद भी आ गई और ईद के चौथे दिन आना था। 18 अक्टूबर कब था, तो मैंने सोराब गोट के कैंप पे सबसे कहा कि मैं ज़रा सा जा रही हूँ और अभी आती हूँ। मैं और मेरा हस्बैंड वहाँ से खिसक गए और ईद का 3rd डे जो है वो, और 4th डे हमारे बच्चों की बरसी होती है। तो हम जो थे वो घर में, मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, हम सब तो निकले हुए थे, अंगूर और ये सब इन चीज़ों पे फातिहा में दे रही थी। तो सारे लोग पीछे आ गए कि ये दोनों कहाँ गायब हो गए। जब पीछे आए तो दरवाजे पे तो बड़ा उन्होंने शोर किया, तुम लोग यहीं आ गए हो, बैठ गए हो, मौका ढूंढ रहे थे मियाँ बीवी भागने का। लेकिन जब अंदर आए तो सारे खामोश हो गए। उनके लिए बड़ा ये शॉक्ड था कि हम चुपके से अपना गम को बताए बगैर पहुंच गए। तो फिर वो काफ़ी देर हमारे सब घर में रुके रहे, फिर उसके बाद हमें सब ले गए। तो ये एक मौका ऐसा था कि काफ़ी सब जज्बाती थे। और फिर थोड़ी देर में सब इसमें खुश हो गए कि भाई कल बीबी आ रही है, परसों आ रही है, इस तरह से। बस वो हमेशा याद रहता है ईद के दिनों में ही, क्योंकि हमारी पार्टी में ईद के 3rd डे पे जो है वहाँ से ईदी भी दी जाती थी। और सारी वो 3rd डे जो है वो CM साहब भी ईद मिलने का रखते हैं सबसे। तो अब तो मैं जाती नहीं, 3rd डे पर से होती है। और उस वक्त ये कि एक बहुत ही पुरहुजूम होता था मामला, तो अब जाएं भी तो मिल नहीं सकते, तो फिर नहीं जाते थे फिर। क्या फ़र्क है अब, अगर हम आपकी ये सारी जर्नी जो आपने अपने लीडर के साथ भी गुजारी, अपना पॉलिटिकल करियर आपने पूरा एक अच्छे तरीके से आप कंटिन्यू कर रही हैं, अब
क्या फ़र्क आ गया है पिछले अदवार में और इस अदवार में? आपने लीडरशिप की भी बात की, आपने और बहुत सारी चीज़ें। एक तो ये फ़र्क आ गया कि जब से बीबी साहिबा का बॉम्ब ब्लास्ट में शहादत हुई, तो और उसके बाद भी काफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इस तरह के मसाइल रहे, तो हम जो सब अपने आप को बहुत जज्बाती कहते थे और कहते थे बीबी आप वापस आएँ और बीबी आप वापस आएँ, अब हम सब हमारी क़यादत और पार्टी समेत सब अब हम चाहते हैं कि हमारे चेयरमैन को नुकसान ना पहुँचे। और क्योंकि पहले भुट्टो साहब, फिर बीबी साहिबा और फिर इस तरह काफ़ी दरमियान के लोग, तो ये एक फ़र्क हम में आ गया कि हमें ये समझ आ रहा है कि हमारी पार्टी को और हमें मुख्तलिफ़ तरीक़े से टारगेट किया जा रहा है। तो थोड़ा सा मोहतात तो होगा। अब मैं तो ऐसे नहीं हुई अच्छा। लेकिन हम अपने चेयरमैन को इस तरह से लेके चलते हैं कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। और एक दफ़ा अब फिर हम ये कह सकते हैं कि तमाम पार्टीज़ के लिए आसानियां हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। आज भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम बात आगे बढ़ने की करते हैं। आप देख लें कि आज भी आप केपी के क्या हालात हैं और वहाँ पे किस तरह से लोग प्रो तालिबान भी हैं, और या ये कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी तो हमारे यहाँ लोगों के क्या जज्बात थे, या ये कि जब वहाँ पे अफ़गान भी लड़ रहे थे और यहाँ से तालिबान वो करते थे टेररिस्ट एक्टिविटी, और फिर वहाँ जाके छुप जाते थे, तो हम ये कहते थे कि भाई वो छुपाते हैं, तो हमारे यहाँ के लोग कहते थे वो लोग तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो यहाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं समझते थे लोग, अपना नई बयानियाँ बदलते थे। अब पाकिस्तान में बयानिया बदल चुका है, तो सब इस तो अब जब बदला है तो ये हमारा बयानिया है ना, तो अब हम फिर खतरे में कि हमारा बयानिया है, तो हम को निशाना बनाएंगे कि ये कामयाब है। आज लोग मानते हैं कि नो गुड नो बैड, और वो अफगान तालिबान भी अपने यहाँ क्या कर रहे हैं ख़वातीन के साथ सब जगह, तो हमारी फतह हुई है, हमारी उस बयानिया की तो फतह जान गई ना, लेकिन फतह हमारी हुई, तो अभी हम निशाने पे हैं। रिस्क भी ज़्यादा है, तो ये तो खैर बिल्कुल है, और इसको आपने फेस करना भी है और कर ही रहे हैं, और कर रहे हैं। खैर बड़ी ज़बरदस्त बातें चल रही हैं, वक्त का दामन कुछ तंग है। मैं आखिर में बस आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, ईद के इस खूबसूरत पुरमसरत मौके पर क्या पैगाम है शहरियों के लिए, कराची वालों के लिए, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर, वो आपसे। अच्छा, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए एक तो मेरा ये पैगाम है कि इस वक्त पाकिस्तान ख़ुद भी जंग लड़ रहा है अफ़गानिस्तान से, और जंग से मुतासर भी है, तो उससे ज़ाहिर है कि बहुत गुर्बत भी बढ़ रही है, महंगाई भी हो रही है। अपने टेम्परामेंट को जो है कंट्रोल करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, और ऐसा नहीं है हमारी भी तनख्वाहें कटी हैं, हमारे भी ऊपर अच्छा वक्त नहीं है, वही पेट्रोल हम भी उसी कीमत से इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कराची के ख़ास तौर पर लोग जो है ना, अब किसी की बातों में ना आएँ कि इसको ज़बान की, मज़हब की, किस बरादरी की बुनियाद पे से तकसीम ना करें। और ख़वातीन के लिए मेरा ये पैगाम है कि अपने भाइयों पे, शौहर पे, बेटों पे, सब पे नज़र रखें कि किसी ख़ास अलग किस्म की एक्टिविटीज़ तो नहीं है जो आपने तरबियत दी है उससे हट के तो नहीं हो रहा। और मर्दों से ये कहना है कि प्लीज़ अपनी बेटियों पे, बहन पे और बीवी पे एतमाद करें, उनको अपने फ़ैसलों में रखें। अच्छा नहीं लगता कि हमारे यहाँ की बच्चियाँ आपसे डर के ख़ुद फ़ैसले लें और फिर गाँव के गाँव जल जाएँ। तो एतमाद करना है आपने, और ख़वातीन के लिए भी मैसेज बड़ा ज़बरदस्त है कि आपने भी ज़रा नज़र रखनी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त आज का प्रोग्राम रहा, और हमेशा की तरह शैला रज़ा साहिबा से जब भी गुफ्तगू होती है तो बड़ी दिलचस्प बातें, कुछ माजी की यादें, वो सब आपके सामने शेयर करते हैं, और यही मकसद होता है ईद वाले दिन इनका वक्त थोड़ा सा लेने का और आप लोगों के साथ ये वक्त गुजारने का। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से, अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है, एक और आपकी पसंदीदा शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और ईद को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें। ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।